हेलो वेलकम सुमनसी क्लासेस। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में कल देखा था DSM-5 के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, तो आज की क्लास में हम ना क्लस्टर ए के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में जैसे कि हमने देखा था इनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। यहाँ पर हमने टाइप्स देखे हुए थे कि क्लस्टर ए में कौन से होते, क्लस्टर बी में कौन से होते, क्लस्टर सी में कौन से होते। तो क्लस्टर ए की बात करते हैं। तो क्लस्टर ए में हमने देखा था पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सेकंड है सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड थर्ड वन इज सिजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो आज की क्लास में हम क्लस्टर ए के बारे में ही हम तीनों के टाइप्स पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम यहाँ पर क्लस्टर ए से शुरुआत करते हैं। तो क्लस्टर ए में जैसा हमने देखा कि पैरानॉइड, सिजोइड एंड सिजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो फर्स्टली हम देखते हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में जस्ट शॉर्टली हमने देखा था कि पैरानॉइड एक हमने बोला था कि ये मिसट्रस्ट भी बोल सकते हैं कि इसमें पर्सन को मिसट्रस्ट होता है। चलिए हम चलते हैं, इसका पूरा हम डेफिनेशन देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एज अ परवेसिव डिस्ट्रस्ट एंड सस्पिशियसनेस of others such that their motives are interpreted as malevolent, beginning by early adulthood and present in variety to content. पैरानाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है? एक परवेसिव डिस्ट्रस्ट है। मतलब इसमें क्या होता है, पर्सन को डिस्ट्रस्ट रहता है। मतलब मिसट्रस्ट भी बोल सकते हैं या फिर डिस्ट्रस्ट भी बोल सकते हैं कि किसी भी पर्सन पर उसको बिलीव नहीं होता है। मतलब उसकी जो एक बोल सकते हैं कि उसको हमेशा अविश्वास होता है, या फिर हम बोल सकते हैं सस्पिशियसनेस। उस पर्सन को किसी भी अदर पर्सन के लिए संदेह रहता है कि कहीं अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो पानी भी दे रहा है ना, तो उसे डर रहता है कि कहीं ये मुझे मारने के लिए तो पानी नहीं दे रहा है। मतलब उससे ना किसी इंसान पर ट्रस्ट नहीं रहेगा, उससे उस इंसान पर हमेशा संदेह रहेगा, मतलब उससे शक बना रहेगा किसी भी अदर पर्सन पर। एंड हम यहाँ देखते हैं बिगनिंग बाय अर्ली एडल्टहुड एट प्रेजेंट एंड वेराइटी ऑफ कंटेंट। और ये जो है ना, जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये एक एडल्टहुड से ही क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है या फिर ये दिखना शुरू हो जाती है। और ये ना कई तरह से हमारे बिहेवियर में प्रेजेंट रहती है। कई तरह से, जैसे कि हमने देखा कि हमें किसी पर भरोसा नहीं होगा, या फिर हमें किसी पर शक बना रहेगा, हमें कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मतलब किसी भी तरह से मतलब अलग अलग टाइप से एक बिहेवियर में हमें प्रेजेंट देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर साडोक एंड साडोक 2007 में इन्होंने क्या बोला है, आइडेंटिफाइड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एज लॉन्ग स्टैंडिंग सस्पिशियसनेस एंड मिसट्रस्ट ऑफ पीपल इन जनरली। इन्होंने बोला है कि ये जो सैडॉक और सैडॉक ने, कि इसकी विशेष विशेषताएं समान रूप से ना लोगों के प्रति जो होती है ना, वो लंबे समय तक संदेह या फिर लंबे समय तक मिसट्रस्ट के रूप में पहचाना जा सकता है। कि लंबे समय तक अगर उसके माइंड में यही सब चीज़ें चल रही हैं, तो इसका मतलब उसे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। कि उसे हमेशा क्या बोल रहा है, उसे किसी पर भी शक हो रहा है। कभी कभी होता है ना कि जनरली हम किसी एक पर शक कर रहे हैं, किसी एक पर हमें ट्रस्ट नहीं है, उसने हमारा ट्रस्ट तोड़ा है। बट इसमें क्या होगा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, कि हमें हर पर्सन पर ट्रस्ट नहीं रहेगा। वैसे तो देखो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट तो ये नॉर्मल है, बट किसी सिचुएशन, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम करते हैं कि हमें दूसरे पे भरोसा नहीं होता है। लेकिन पैरानॉइड में क्या होता है कि हर पर्सन पर यहाँ पर डिस्ट्रस्ट देखने को मिलेगा, एवरी पर्सन पर हमेशा शक बना रहेगा। तो ये पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए पहले तो हम ये देखें कि इसके जो कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। अब जनरली हम बात करते हैं किसी भी पर्सनालिटी बिहेवियर की बात करते हैं, किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो इसमें फर्स्टली तो जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। अगर हम कॉजेस की बात करें एटियोलॉजी की, किन किन कारणों से हो सकता है, तो जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है कि बेसिकली अगर जेनेटिक है तो जेनेटिकली पर्सनालिटी उसकी डिस्टर्ब हो गया, फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई बोल सकते हैं कि ब्रेन से रिलेटेड, या फिर अब जैसे कि बायोलॉजिकल बात कर रहे हैं तो वो रिलेट करेगा हमारे ब्रेन से। अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, एक रीज़न ये भी हो सकता है। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि साइकोडायनेमिक थ्योरीज भी हो सकती हैं,
किसी किसी का होता है डेफिशिएंसी इन ईगो या फिर एकदम सुपर ईगो। मतलब ये कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड हो जाएगी, हमारे साइकोडायनेमिक थ्योरीज के कारण भी हो सकती है। और अदर फैक्टर्स में हम बोल सकते हैं कि कुछ कुछ होते हैं ना, एंटी सोशल होते हैं, कुछ कुछ एंटी सोशल पर्सनालिटी होती है किसी किसी की, या फिर कुछ लोग हिस्ट्रॉनिक होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। मतलब ये भी जेनेटिक देखने को मिलता है, ये भी टाइप्स में आता है, लेकिन इन कारणों से भी हमें जो पर्सनालिटी जो डिसऑर्डर है देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें होती ना जो पहले से ही प्रेजेंट होती हैं, हमारे नेचर में ही होती है कि हमें अकेला रहना पसंद है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी ना काफ़ी सारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्रिएट हो जाती हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं सिम्टम्स की, साइन एंड सिम्टम के लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। फर्स्ट तो है सस्पिशियस, कि जो भी अगर से जिससे भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो फर्स्टली तो वो क्या करेगा, सस्पिशियस रहेगा, मतलब उसे हमेशा किस पर, हमेशा किसी पर भी क्या रहेगा, शक बना रहेगा या फिर उसे संदेह रहेगा। नेक्स्ट है मिसट्रस्टफुल, वो हमेशा मतलब हमेशा वो क्या रहेगा, उसे किसी पर भी विश्वास नहीं होगा, मतलब उसे बिलीव नहीं रहेगा। सेंसिटिव, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, जो भी पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला पेशेंट होगा या फिर पर्सन होगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। एंड आर्ग्यूमेंटिव, ये पर्सन कैसे होते हैं, आर्ग्यूमेंटिव भी होते हैं। आर्ग्यूमेंटिव तो आप जानते हैं ना कि हमेशा किसी भी चीज़ को क्या लेकर बहुत आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट स्टबर्न, स्टबर्न बोले तो जिद्दी होते हैं। ये इस तरह के जो डिसऑर्डर जिससे भी होता है वो बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं। नेक्स्ट सेल्फ इम्पॉर्टेंट, और ये पर्सन अपने आप को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हैं। हाइपरटेंसिव होंगे, इसके साथ साथ जलिस एंड इरिटेबल भी होंगे। ये पर्सन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जलिस होंगे और इरिटेबल भी होंगे, मतलब बहुत ही इरिटेट होंगे, उन्हें जलिस भी होगी दूसरों को देखकर, और चिड़चिड़ापन भी होगा। इसके साथ साथ देखने को मिलेगा एपियर टेस्टेड एंड इरिटेबल। इसके साथ साथ यहाँ पर वो उसे मतलब वो हमेशा एक तरह से टेंस्ड रहेगा, टेंस्ड मतलब हमेशा उसे तनाव बना रहेगा, एंड इरिटेबल रहेगा, चिड़चिड़ा दिखेगा हमेशा। इनसेंसिटिव टू द फीलिंग ऑफ अदर, मतलब दूसरों की भावनाओं के प्रति हमेशा क्या रहेगा, उसमें मतलब इनसेंसिटिव रहेगा, उसे उससे ना किसी दूसरे की फीलिंग से, दूसरे की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो एक तरह से अदर पर्सन के लिए वो इनसेंसिटिव रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की भावनाओं को लेकर। नेक्स्ट है अनएबल टू फॉरगिव एंड बियर गॉजेस। इसके साथ साथ हम देखते हैं इसमें क्या रहेगा, क्षमा करने या फिर द्वेष सहने, जैसे बोलते ना कि क्षमा करने की इसमें कैपेसिटी है, या फिर क्षमा करने की एक रहता ना काइंडली पर्सन, या फिर किसी भी कोई भी हम बोल सकते हैं वियर गैरेज, कोई भी द्वेष जो सहन करने में क्या रहता है वो असमर्थ होता है। वो किसी को फर्स्टली तो वो माफ़ नहीं कर पाएगा, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, और किसी भी अगर किसी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कॉन्टेंटली टेस्टिंग एंड हॉनेस्टी टू अदर। वो हमेशा क्या रहेगा, मतलब दूसरों की ऑनेस्टी को लेकर क्या करेगा, हमेशा टेस्ट करता रहेगा, मतलब हमेशा उस पर नज़र बना के रखेगा। जो भी पर्सन होगा, नेक्स्ट अदर पर्सन है, तो उसकी ईमानदारी को लेकर हमेशा उसे ना शक रहेगा, उसके उसकी हमेशा टेस्टिंग करता रहेगा, क्योंकि उससे पहली बात तो उसे ट्रस्ट ही नहीं है। तो वो दूसरों के अगर कोई उसे दिख भी रहा है ना, तो उसको उसकी ऑनेस्टी को लेकर टेस्टिंग करता रहेगा, उसकी मतलब जज करता रहेगा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट को लेकर। तो ट्रीटमेंट में यहाँ पर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, इंडिविजुअल थेरेपी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, और अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग फार्माकोथेरेपी देंगे। अब उसमें एंटी साइकोटिक्स, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट। अब ये ड्रग्स की बात करते हो, ड्रग्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि पेशेंट को नीड है तो ही देंगे। अब ये हो जाता है हमारा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आई होप कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो देखिए सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हमने क्या देखा था कि जो भी पर्सन होगा वो डिटैचमेंट होगा, है ना। तो हमने जस्ट एक नॉर्मल टर्म में देखा था। अब हम देखते हैं यहाँ पर पूरा कि सिजो टाइप ऑफ पर्सनालिटी होता क्या है। सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिटैचमेंट एंड सोशल विड्रॉवल। तो जो सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो कैसे होते हैं
कि इसमें इसकी जो मोस्टली जो विशेषताएं होती हैं, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो क्या होता है, डिटैचमेंट एंड सोशल विड्रॉवल। इसकी जो विशेषता होती है, इस तरह के पर्सन कैसे होते हैं, डिटैचमेंट होते हैं, मतलब लोगों से क्या रहता है, उनमें लगाव नहीं रहता है, और इसके साथ साथ वो सोशल विड्रॉवल भी होते हैं, मतलब सोसाइटी से भी उन्हें मतलब नहीं रहता है ना। तो यहाँ पर डिटैचमेंट देखने को मिलता है, मतलब किसी भी वो अटैचमेंट नहीं रहता है। देखिए यहाँ पर, पीपल विद दिस डिसऑर्डर आर कॉमनली डिस्क्राइब एज लोनर विथ solitary interest and occupation and no close friend. Typically they maintain a social distance even from family members and seems concerned about other praise or criticism. अब जो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं ना, या फिर इस तरह के जो पर्सन होते हैं, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, हमेशा क्या रखता है, वो अकेला रहना पसंद करता है, और इसके साथ साथ वो सॉलिटरी रहेगा। सॉलिटरी हम बोल सकते हैं कि हमेशा मतलब, तो सॉलिटरी इंटरेस्ट की बात करते हैं यहाँ पर, तो वो जो भी पर्सन रहेगा उससे मतलब हमेशा कोई भी काम करने में अकेले में ही उसको इंटरेस्ट रहेगा, उसे किसी अदर की जरूरत नहीं होती है। इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशन भी, अगर वो व्यवसाय भी करता है तो भी वो अकेला करना पसंद करता है। एंड नो क्लोज फ्रेंड, इनके कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं होते। इंक्लूडिंग यहाँ पर इतना सोशल डिस्टेंस उन्हें पसंद होता है कि वो फैमिली मेम्बर्स से भी क्या नहीं रहते, फैमिली मेम्बर्स से भी क्लोज वो नहीं रहते हैं, मतलब वो मतलब किसी से भी अटैच्ड होना नहीं चाहते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, इस तरह के पर्सन को हम क्या बोल सकते हैं, सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, और देखिए यहाँ पर एक चीज और लिखी है, सीम कंसर्न अबाउट अदर प्राइजेस एंड क्रिटिज्म। अब इस तरह के पर्सन होते हैं, सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो पर्सन होते हैं, ये हमेशा इनमें क्या और देखने को मिलता है, ये दूसरों की जो अच्छाइयाँ होती है ना, दूसरों की प्रशंसा या फिर जो उनकी अच्छाइयाँ होती हैं उनके बारे में सोचकर हमेशा चिंतित रहते हैं। आजकल तो ये नॉर्मल हो गया है कि लोगों के मतलब सामने वाला पर्सन इतना ज़्यादा खुश क्यों है, मतलब उसको लेकर ज़्यादा मतलब विचार करना, ज़्यादा उसको लेकर ज़्यादा चिंतित रहना। तो ये भी देखने को मिलता है सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट में, जो कि लास्ट यहाँ पर लाइन में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। फर्स्टली तो हम देखते हैं इमोशनली कोल्ड। इमोशनली कोल्ड मतलब जो उसकी जो भावनाएं होती है ना, कोल्ड मतलब उसको भावनाएं उसकी ज़्यादा, अब आप समझ सकते हैं इमोशनली कोल्ड मतलब उसकी जो भावनाएं होती है ना, वो तो पहली बात तो अलोन रह रहा है, अकेला रह रहा है, तो दूसरों के प्रति उसकी भावना मतलब उसकी नहीं रहेगी, मतलब वो इमोशनली तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अलूफ, इसके साथ मतलब ये हमेशा कैसा रहेगा, अलग रहना पसंद करेगा। डिटैच्ड मीन्स भी वही होगा कि वो अलग रहना पसंद करेगा। ह्यूमरलेस भी होगा ये। और इंट्रोस्पेक्टिव, मतलब इंट्रोस्पेक्टिव ये इस तरह के जो पर्सन होते हैं। लैक ऑफ क्लोज फ्रेंड, के कोई क्लोज फ्रेंड नहीं होते हैं। नो डिज़ायर फॉर एन एन्जॉयमेंट ऑफ क्लोज फ्रेंड, इनको कोई डिज़ायर नहीं होती है कि कोई क्लोज फ्रेंड रहे, या फिर उन्हें एंजॉय करने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, अब इसमें हम बोल सकते हैं कि उनका कोई जो एक्सपीरियंस प्लेजर भी क्या रहता है, इनेबल रहता है, वो एक्सपीरियंस भी एक शेयर नहीं कर सकते। मतलब वो फर्स्टली तो पहली बात तो वो इंजॉय ही नहीं कर रहे प्रेजेंट मोमेंट को, तो वो अपने एक्सपीरियंस को क्या प्रेजेंट करेंगे। अब इसमें ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसमें भी इंडिविजुअल थेरेपी एंड साइकोडायनेमिक एंड साइको एनालिटिक साइकोथेरेपी देंगे पेशेंट को। ग्रेजुअल इन्वॉल्वमेंट इन ग्रुप साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग असिस्टेंस के हेल्प से भी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड फार्माकोथेरेपी, इसमें एंटी डिप्रेसेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी उसके सिम्टम्स होते हैं जो ज़्यादा शो हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाता है। तो ये हो जाते हैं सिजॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं सिजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो सिजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हमने क्या देखा था कि पेशेंट को इंटरेस्ट लैक होता है, मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम एक नॉर्मल वर्ड में बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं सिजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर is marked by odd thinking and behavior of pervasive person
of social and interpersonal deficit and acute discomfort with other। तो अब हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में एक इसमें क्या होता है, जो ये पर्सनालिटी सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो बिहेवियर होता है, पर्सन का जो बिहेवियर होता है, उसकी थिंकिंग ऑड रहेगी। मतलब जो उसके जो बिहेवियर है या फिर जो उसका मतलब रहने का तरीका है, बिहेवियर परवेसिव पैटर्न, तो उसका क्या रहेगा, हमेशा थोड़ा सा ऑड रहेगा, मतलब अजीब ही देखने को मिलेगा। और इस तरह के पर्सन जो रहते हैं ना, जो उनकी मतलब इनका इंटरपर्सनल डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है, और साथ साथ उन्हें किसी भी पर्सन के साथ डिस्कम्फर्ट फील होता है, डेफिसिट एंड एक्यूट डिस्कम्फर्ट विथ अदर। मतलब वो किसी भी पर्सन के साथ ना अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, मतलब उनको ना इंटरेस्ट ही नहीं रहता है ना, उनको सोसाइटी से इंटरेस्ट रहता है। उनकी एक तो थिंकिंग ही अलग है, मतलब एट द प्रेजेंट जो थिंकिंग होनी चाहिए वो थिंकिंग ना हो कि उनकी थिंकिंग ही बहुत अलग रहेगी। मतलब दूसरों के साथ वो कंफर्ट नहीं होते हैं, किसी भी पर्सन के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं और थिंकिंग एंड बिहेवियर आर परवेसिव पैटर्न ऑफ सोशल एंड इंटरपर्सनल डेफिसिट। तो सोशली भी और इंटरपर्सनल भी उनका जो बिहेवियर होगा वो कैसा रहता है, डेफिसिट रहता है, मतलब परवेसिव पैटर्न देखने को मिलता है और देखने को मिलता है। ना वो खुद के साथ रहते हैं, ना ही वो सोशली रहते हैं। मतलब उनका इंटरपर्सनल भी जो बोल सकते हैं कि इंटरपर्सनली भी वो प्रॉपर नहीं रहते हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, मतलब वो खुद के लिए भी कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये हमारा सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, पेशेंट में जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या होंगे। फर्स्ट है अलूफ एंड आइसोलेटेड एंड बिहेव इन अ ब्लैंड एंड एपेंथेटिक मैनर। तो यहाँ पे भी जो पेशेंट है अलग रहना पसंद करेगा, आइसोलेटेड रहना पसंद करेगा, अपने आप को अलग रखना पसंद करेगा। इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, इसमें क्या रहेगा, जो उसका इमोशनल रिस्पॉन्स रहेगा, जो इमोशनली रिस्पॉन्स होता है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है ऑड बिलीव और मैजिकल थिंकिंग, जो उसकी जो बिलीव होगा और जो थिंकिंग होगी वो ऑड रहेगी, उसकी जो थिंकिंग होगी मैजिकल रहेगी। थिंकिंग मैजिकल मतलब आप समझ रहे होंगे ना कि उसकी थिंकिंग हमारी दुनिया से कुछ अलग ही रहेगी। लैक ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, उनका पास जो रिलेशन होगा वो फैमिली, सोशल, फ्रेंडशिप, इन सबसे कम रहेगा। सोशल आइसोलेशन, सोशली आइसोलेटेड रहेंगे। नॉट फिटिंग ईजली विद अदर, वो किसी के साथ ईजली फिटेड नहीं रहेंगे, मतलब वो कंफर्ट ही नहीं है। क्योंकि स्पीच पैटर्न एंड समटाइम्स विजर, जो उनका स्पीच जो पैटर्न है वो एक कुछ समय के लिए क्या रहेगा, उसका विजर देखने को मिलेगा। मतलब कभी कभी वो कुछ भी बोलेंगे तो एक अलग ही तरीके से बोलेंगे, अब जब उनकी थिंकिंग ही चेंज है तो वो बोलेंगे भी थोड़ा सा अटपटा टाइप का। तो इस तरह के हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उनमें। तो अब देखिए, अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने देखा होगा सिजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी वही चीज़ बोल रहे हैं कि वो जो उनकी मतलब लोगों में इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है कि जो सीजोटाइपल और सीजोइड में थोड़ा सा अंतर क्या है। देखिए, सीजोइड जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, उसमें डिटैचमेंट और सोशल विड्रॉवल देखने को मिलता है ना। बट हमने देखा कि सीजोटाइपल भी कुछ थोड़ा थोड़ा नॉर्मल ही कुछ सिमिलर देखने को मिल रहा है। हाँ, मोस्टली यहाँ पर सिमिलर है, बट माइनर से डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हमें, कि इसमें डिटैचमेंट एंड सोशल विड्रॉवल देखने को मिलेगा, कि वो क्या कर रहे हैं, वो उससे सोसाइटी से, फैमिली मेम्बर से, किसी से मतलब नहीं है, वो उससे क्या है, खुद से बस मतलब है ना। मतलब उसे सिर्फ अपने में जीना अच्छा लगता है, वो भी डिटैच्ड तो है। अब यहाँ पर हमने देखा कि सिजोटाइपल में देखा कि ये क्या है, इसमें क्या है, उसकी थिंकिंग ऑड है ना। सिजोटाइपल में जो उसकी थिंकिंग है वो ऑड है। इसके साथ साथ जो उसका जो बिहेवियर ऑफ परवेसिव पैटर्न है वो सोशल और इंटरपर्सनल डेफिसिट है, मतलब सोशली भी है और इंटरपर्सनल भी उसका डेफिसिट है, वो दूसरे के साथ कंफर्ट नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाएंगे। तो अब इसको एकदम डिफरेंट करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि सिजोटाइपल में लैक ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, और सिजोइड में हम बोल देंगे कि वो सोशली विड्रॉवल या फिर डिटैच्ड रहता है ना, फैमिली मेम्बर से भी या फिर उसे किसी भी बोल सकते हैं एक्टिविटी से लेके वो डिटैच्ड रहना चाहता है और ये से इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो हम एक टर्म में हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर
अब ये तो हमारा हो गया सिजोइड, सिजोटाइपल एंड पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके जो ट्रीटमेंट होंगे, तो ट्रीटमेंट भी इसमें सिमिलर ही होंगे। इंडिविजुअल थेरेपी होगा, साइकोडायनेमिक और साइको एनालिटिक साइकोथेरेपी देंगे एंड फार्मेको थेरेपी देंगे। इसमें हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स देंगे, वो भी नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने देखा कि पैरानॉइड, सिजोइड एंड सिजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स देखे। क्या होता है, मेंटल हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर देखने को मिलती हैं, ऐसा लगता है कि सिमिलर है, बट बहुत सी चीज़ें माइनर डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो ये हमें समझना होता है। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पर देखा क्लस्टर ए क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो हमारा हो जाता है क्लस्टर ए। आई होप कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम ना क्लस्टर बी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लस्टर बी का फुल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियोज़।